अध्याय 471 कढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी। स्मिथ इस अलौकिक घटना से जीवित बचने वालों में से एक था, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। एक तांत्रिक नेक्रोमेंसर के लिए इस तरह मरना वाकई में काफी दमघोंटू था। अन्य लोग या तो शक्तिशाली भूतों के पुनर्जीवन से मारे गए थे या भूतों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। चोटों के कारण किसी की मृत्यु होना दुर्लभ था, लेकिन उसकी मृत्यु रोहित की उम्मीदों के अनुरूप ही थी। आखिरकार वह जमीन पर पड़ा लगातार खून बहा रहा था। ऐसे में उसका जीवित बचना ही अजीब होता। तथ्य ये था कि वह उस भूत द्वारा मौके पर ही नहीं मारा गया। यही उसके लिए सौभाग्य की बात थी। इस क्षण रोहित स्मिथ की लाश को घूर रहा था। दूसरों ने भी उसकी दृष्टि का पीछा किया और जमीन पर पड़े शव की ओर देखने लगे। स्मिथ मर गया। गुनगुन कुछ हैरान दिखी, क्योंकि जब उसने भूतिया रस्सी घोस्ट रोप को फुसलाने के लिए भूतिया मोमबत्ती का इस्तेमाल किया था, तब स्मिथ जीवित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अलौकिक घटना समाप्त होने के बाद यह व्यक्ति मर जाएगा। मर गया तो मर गया, क्या आज मौतों की कोई कमी है? अगर इस आदमी ने हमें एक बार धोखा न दिया होता तो हमें पहले वह जोखिम नहीं उठाना पड़ता। अनिल ने एक नज़र डाली। वह वही था जिसने रोहित को अपने मतभेदों को अस्थायी रूप से अलग रखने और बड़े उद्देश्य के लिए स्मिथ के साथ हाथ मिलाने के लिए मनाया था। अब जब अलौकिक घटना समाप्त हो गई थी, तो इस व्यक्ति का जीवन या मृत्यु अब महत्वपूर्ण नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने साथियों तक को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार था और जो जल्द ही दो भूतों वाला एक अभिशाप बन जाता, वह अनिल की नज़र में तुच्छ था। इसलिए वह उसकी मृत्यु पर भी कुछ अच्छा नहीं कहने वाला था। पुनीत ने उनके पास ही कहा, रुको, अगर यह व्यक्ति मर गया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इसके शरीर के अंदर का भूत प्रकट हो सकता है? तुम सही कह रहे हो, यह एक अच्छी याद दिलाती है। अनिल अचानक चौंक गया। इसी समय मृत हो चुके स्मिथ की लाश में ऐंठन शुरू हो गई और फिर उसके पैर डरावने तरीके से खड़े हो गए, लेकिन उसका ऊपरी शरीर किसी टूटे हुए पौधे की तरह पीछे की ओर झुक गया और उसका शांत मृत चेहरा अब डरावने ढंग से भीड़ की ओर था। ठीक नहीं है, उसके शरीर का भूत वास्तव में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उसकी फाइल में क्या है? क्या किसी को याद है? हमें इसे जल्दी से संभालना होगा, एक अन्य तांत्रिक ने यह देखकर हड़बड़ी में कहा। मैंने उसकी फाइल नहीं देखी है। प्रशिक्षण से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह हर व्यक्ति की फाइल देखेगा? अनिल गंभीर दिख रहा था और सावधानी से पीछे हटने लगा, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति भूतों से सीधे संपर्क के लिए उपयुक्त नहीं थी। रोहित, क्या हमें इसे बस छोड़ देना चाहिए? हमारे पास अभी शायद एक और अलौकिक घटना को संभालने की क्षमता नहीं है क्या? गुनगुन और पुनीत भी, जो प्रत्येक एक भूत को नियंत्रित करते थे, अलौकिक घटना के बाद अच्छी स्थिति में नहीं थे और घबराने लगे थे। रोहित ने एक नज़र डाली और धीरे से बोला, ये सिर्फ सबसे सामान्य अलौकिक घटना है। स्मिथ किसी भयंकर भूत के पुनर्जीवन से नहीं मरा है। इस भूत को अभी भी नियंत्रित किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी इसे संभाल सकता है। चिंता मत करो, मैं इसे देख लूंगा। वह निडर होकर आगे बढ़ा। बिना सिर वाले भूत की छाया, हेडलेस घोस्ट शैडो की उपस्थिति ही स्मिथ के शरीर के अंदर के भूत को पूरी तरह से दबाने के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि वह पहले भी इसका प्रयास कर चुका था। हालांकि डरावने ढंग से खड़ा स्मिथ रोहित को पास आने देने के लिए उत्सुक नहीं लग रहा था। उसके पैर जैसे नियंत्रित थे, तेजी से आगे बढ़े और बस कुछ ही कदमों में उसका शरीर 100 मीटर से अधिक दूर दिखाई दिया। यह क्या भला है? दूसरों ने ये दृश्य देखा और तुरंत स्तब्ध रह गए। लाश अभी यहाँ थी, तो वह कुछ ही कदमों में इतनी दूर कैसे चली गई? ये भूतिया क्षेत्र घोस्ट डोमेन की क्षमताओं के समान है, लेकिन वैसा नहीं है, बिना किसी बाधा के दूरी तय करने में सक्षम। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और 100 मीटर से अधिक दूर स्मिथ के शरीर के ठीक सामने प्रकट हो गया। बिना सिर वाले भूत की छाया के नीचे आते ही स्मिथ के शरीर ने तुरंत अपनी रहस्यमयी शक्ति खो दी और वह जमीन पर गिर गया। रोहित की नज़र स्मिथ के शरीर पर मौजूद जूतों की जोड़ी पर गई। वे चमड़े के जूतों की एक साधारण जोड़ी थी। हालांकि यह उसका भूतिया क्षेत्र था, वास्तविक अलौकिक घटनाएं उसकी आंखों से नहीं बच सकती थीं। रोहित नीचे झुका और स्मिथ के पैरों से चमड़े के जूते उतार दिए। असली अलौकिक रूप सामने आ गया। चमड़े के जूतों के अंदर स्मिथ के पैरों में लाल कढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी थी। वे चीन गणराज्य काल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीरियड की शैली के लग रहे थे, लेकिन कुछ घिसे हुए थे। लाल पैटर्न थोड़ा डरावना था, जिससे एक अप्रिय एहसास हो रहा था। इसके अलावा जूते बहुत छोटे थे, एक आदमी उनमें नहीं समा सकता था, लेकिन स्मिथ समा गया था। उसके बड़े पैर मुड़कर विकृत हो गए थे, स्पष्ट रूप से उन्हें जबरदस्ती पहनाया गया था। इन भूतिया चीजों को नियंत्रित करने के लिए बंधे हुए पैरों वाली महिला ही सही होगी, पुरुषों को तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, रोहित ने लाल कढ़ाई वाले जूते उतारते हुए कहा।
उसके हाथों में जूतों की उस जोड़ी ने अपनी अलौकिक आभा खो दी थी और वे बस एक साधारण वस्तु बन गए थे। यह उनके दमन सप्रेशन का परिणाम था। वह कढ़ाई वाले जूते वापस वहीं ले गया जहां वह पहले था, फिर अपने सूटकेस में एक सुनहरा डिब्बा मिला, जूते उसके अंदर रखे और उसे बंद कर दिया। सिर्फ एक जोड़ी जूते? अनिल ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। रोहित ने कहा, ये एक विचित्र चीज़ है और शायद उपयोगी साबित हों। उसने पिछली स्थिति पर विचार किया, ये जूते उसके भूतिया क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र रूप से चल सकते थे। यदि वे पुनर्जीवित हो जाते तो शायद वे उसके भूतिया क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देते, या संभवतः इससे भी कुछ भयानक कर सकते थे। रोहित का सामना ऐसी कई विचित्र वस्तुओं से नहीं हुआ था। अब तक वह केवल कुछ के ही संपर्क में आया था, जैसे कि शवदाह ग्रह के कपड़े, भूतिया अलमारी और भूतिया रस्सी। इसके अलावा इस प्रकार की वस्तुएं सामान्य भूतों से भिन्न थीं। कुछ हद तक, यदि आप उन्हें नियंत्रित कर सकें तो वे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, और आपको भयंकर भूतों के पुनर्जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मामला खत्म हो गया है, अब प्रशिक्षण केंद्र छोड़ने का समय है, क्योंकि यहाँ बहुत सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा मुझे अरूप गुप्ता की प्रयोगशाला जाने की आवश्यकता हो सकती है। रोहित ने अपना सामान पैक करते हुए और पीछे मुड़कर देखते हुए कहा। यह उसके लिए अंतिम सफाई करने का समय था। उसने अपनी 3 भूतिया आंखें, घोस्ट आइज खोलीं और फिर उन्हें बिना किसी संशय के एक दूसरे के ऊपर आरोपित सुपरइम्पोज कर दिया। एक पल में उसने भूतिया क्षेत्र की 3 परतें खोल दीं। भूतिया क्षेत्र की 3 परतों को खोलने के 3 सेकंड बाद रोहित ने उन्हें वापस समेट लिया। वे 3 सेकंड उसके लिए अपने आसपास की स्थिति का पता लगाने के लिए पर्याप्त थे। कोई खोज नहीं। रोहित ने माथा सिकोड़ा। भूतिया क्षेत्र की 3 परतों में भी मुझे आसपास कोई भूत नहीं दिखा। क्या बोतल वाला भूत भाग गया, या उसे भूतिया ताबूत घोस्ट कॉफिन ले गया? तुरंत उसने अपना सामान उठाया और प्रशिक्षण केंद्र से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। रोहित, अब तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरों ने रोहित को जाने की तैयारी करते देखा और जल्दी से पीछे हो लिए। बचे हुए कुछ लोगों में ऐसा लग रहा था कि रोहित ही एकमात्र स्तंभ बन गया है। रोहित ने कहा, मैं नहाने के लिए वापस होटल जाने की योजना बना रहा हूँ, फिर थोड़ा आराम करूँगा। क्या मुख्यालय ने यह नहीं कहा था कि हमें फिलहाल जयपुर मुख्य शहर वापस नहीं जाना है? गुनगुन ने आश्चर्य से कहा। रोहित ने उत्तर दिया, मुख्यालय आपकी स्थितियों को लेकर चिंतित है, डरा हुआ है कि पुनीत की तरह आप में भी अचानक पिंगान होटल में भूतों का पुनरुत्थान घोस्ट रिसर्जेंस हो सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों में भूत का पुनरुत्थान होगा या नहीं, लेकिन मुझमें निश्चित रूप से नहीं होगा। पुनीत रुका, ये समझ में आता है, उस स्थिति में मैं भी आराम करने के लिए होटल वापस जाऊंगा। रोहित ने कहा, मनमर्जी तभी ठीक है जब आप अपनी सीमाओं को जानते हों। खुद तय करें। इसी के साथ वह पीछे मुड़कर देखे बिना चला गया। उसने प्रशिक्षण केंद्र की सारी सफाई पहले ही कर दी थी। भूत नियंत्रक की लाश और पीड़ितों के शवों को जमीन पर रख दिया गया था, जो इकट्ठा किए जाने के लिए तैयार थे। अध्याय 472। अति उत्साही रोहित पिंगान होटल लौट आया। उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था कि उसे अचानक समाप्त कर दिया गया, और वह खुद बेस पर मरते मरते बचा था। यदि वह सतर्क नहीं होता और अपने साथ पर्याप्त जीवन रक्षक वस्तुएं नहीं लाया होता, तो वह अब भूतिया ताबूत घोस्ट कॉफिन का हिस्सा बन चुका होता, जिससे जीवित बाहर निकलना असंभव था। जहां तक प्रयोगशाला की ओर बढ़ रहे उस भूत का सवाल था, उसे उसकी परवाह नहीं थी। अरूप गुप्ता का क्या? निश्चित रूप से उसके पास सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी, और इसके अलावा उस भूत पर अब एक अतिरिक्त पाबंदी लग चुकी थी। इस पाबंदी के लागू होने से अन्य भूत नियंत्रक सुरक्षित रहने चाहिए थे। रुको, अगर वह भूत अब यह मानता है कि वह शून्य भूतों को दबा सकता है, तो ये भूत नियंत्रकों के लिए सुरक्षित है, क्योंकि वे कम से कम एक भूत को नियंत्रित करते हैं। लेकिन साधारण लोगों के लिए यह अभी भी एक दुष्स्वप्न बना हुआ है। साधारण लोगों के भीतर कोई भूत नहीं होता, और भूत की नज़र में वे अभी भी अकेले ही देखे जा सकते हैं। नहाते समय रोहित के दिमाग में उस भूत के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले एक अन्य परिणाम का विचार आया। वह परिणाम ये हो सकता था कि भूत अब भूत नियंत्रकों को न मारकर विशेष रूप से मनुष्यों को निशाना बनाए। क्या नियम बदल गए थे? यदि वह इकाई जानबूझकर लोगों को मारना शुरू कर दे, जो बिना किसी दबाव के अंतहीन रूप से पुनरारंभ रीस्टार्ट कर सकती थी, और जिसने 6 भूतों को दबा रखा था, तो उसका सामना कौन कर सकता था? मुझे इस भूत की गतिविधियों पर ध्यान देने की जरूरत है, और इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अन्यथा इसके कारण होने वाले परिणाम जयपुर शहर की हंग्री घोस्ट घटना से कम गंभीर नहीं होंगे। रोहित ने माथा सिकोड़ा। उसने अपने शरीर को 2 बार धोया और खुद को सूंघा। लाश के सड़ने और खून की गंध अब जा चुकी थी।
उसे इस गंध से नफरत थी, क्योंकि यह उसे एक लाश या उससे भी ज़्यादा एक भूत जैसा महसूस कराती थी। मुझे स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए पूनम को फिर से फ़ोन करना चाहिए। हालांकि वह अब भूतिया ताबूत की घटना से और नहीं निपटना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि अगर मुख्यालय इसे संभालता है तो वह कुछ सूचनात्मक सहायता प्रदान कर सकता है। आखिरकार, अगर भूत को पूरी तरह से कैद किया जा सके तो वह एक अच्छी बात होगी। यदि वह उसकी आशंका के अनुसार अनियंत्रित होकर भटकता रहा तो इसके परिणाम व्यापक हो सकते हैं, यहाँ तक कि उसके अपने जयपुर शहर को भी प्रभावित कर सकते हैं। बाथरूम से बाहर निकलकर उसने सैटेलाइट फ़ोन उठाकर पूनम से संपर्क करने की तैयारी की। हालांकि इसी समय बाहर से दस्तक हुई। कौन है? रोहित ने आवाज दी। मैं हूँ, गुनगुन। दरवाजे के बाहर से एक महिला की आवाज आई। ये गुनगुन थी, जो उसके साथ पिंगान होटल वापस आई थी। रोहित ने दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़कर कहा, क्या बात है? गुनगुन, जो अभी अभी नहाकर आई थी और बाथरोब पहने हुए थी, उसके बाल अभी भी गीले थे, मुस्कुराते हुए बोली, क्या काम न होने पर मैं तुमसे नहीं मिल सकती? मैंने पहले के लिए तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया है। अगर तुम नहीं होते तो मैं निश्चित रूप से प्रशिक्षण केंद्र में मर गई होती। धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहा था और उस भयंकर भूत के नियम के लिए इत्तेफाक से साथियों की आवश्यकता थी, अन्यथा मैं बहुत पहले ही अकेला भाग गया होता, रोहित ने कहा। लेकिन फिर भी तुमने हमें बचाया। क्या तुम मुझे अंदर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करोगे? गुनगुन ने कहा। तो अंदर आओ और थोड़ी देर बैठो, लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीज़ों से निपटना है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, रोहित ने कहा। तुम शायद लोगों के साथ बहुत अच्छे नहीं हो, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? गुनगुन मुस्कुराते हुए रोहित को देखते हुए अंदर आए। क्या हम जैसे लोगों के लिए मेलजोल महत्वपूर्ण है? विनम्रता, पाखंड, मीठी बातें, इनका क्या उपयोग? भूत तुम्हें केवल इसलिए नहीं छोड़ देंगे क्योंकि तुम विनम्र हो। दुनिया बदल रही है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। भविष्य में शीर्ष भूत नियंत्रक पूरी दुनिया के विकास को प्रभावित करेंगे, इसलिए हमें अभी यह सोचने की ज़रूरत है कि जीवित कैसे रहा जाए, रोहित ने लापरवाही से कहा। गुनगुन सोफे पर बैठ गई और धीरे से सिर हिलाया। तुम वाकई एक अनोखे अस्तित्व हो, वही दंतकथाओं वाले घोस्ट आए, रोहित। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव दिखा और उसने आगे कहा, वैसे मैंने अनिल से सुना है कि यहाँ पहले कोई सुंदरी रुकी थी। तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो? रोहित की दृष्टि थोड़ी बदली, वह निश्चित रूप से सुनिधि की बात कर रही थी। गुनगुन ने अपने कान के पास के बालों को संवारा और एक मर्मस्पर्शी मुस्कान बिखेरी। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मन में अभी भी महिलाओं के लिए भावनाएं हैं? यह अधिकांश भूत स्वामियों से बेहतर है। मैं एक महिला हूँ, आखिरकार अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुककर तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। गलत मत समझना, ये सिर्फ शुद्ध विश्राम और तनाव कम करने के लिए है, मैं तुम्हारे निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूँगी। रोहित एक पल के लिए ठिठक गया। पहली बार उसका सामना ऐसी स्थिति से हुआ था। क्या उस पर दौरे डाले जा रहे थे? क्या तुम सच में शर्मा तो नहीं रहे हो? या तुम्हें लगता है कि मेरा फिगर अच्छा नहीं है और तुम्हें मुझमें दिलचस्पी नहीं है? गुनगुन हंसी, उसकी आंखें रोहित को ऊपर नीचे देख रही थीं। उसे कोई शर्म महसूस नहीं हुई। आखिरकार जब आपको ये भी नहीं पता कि आप कब तक जीवित रहेंगे तो खोने के लिए क्या है? नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही उत्साही हो रही हो, रोहित ने शांति से कहा। गुनगुन उठी और रोहित की ओर बढ़ी। एक उत्साही महिला अधिक लोकप्रिय होती है न? हम सब यहाँ वयस्क हैं, इतना तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। रोहित ने एक पल के लिए सोचा, फिर मना कर दिया, रहने देते हैं, मैं सच में अभी इस मूड में नहीं हूँ। जब मैं खुद इतनी आसानी से प्रस्ताव दे रही हूँ तब भी तुम विचार नहीं करोगे। तुम मुझे ऐसे ही वापस तो नहीं भेजोगे, है ना? गुनगुन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मूड नहीं है, रोहित ने सिर हिलाया, मुझे अन्य चीज़ों से निपटना है। ठीक है, फिर जब तुम्हारा मन हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। ये दुखद होगा अगर मैं इनमें से किसी दिन अचानक मर गई। ये देखकर कि रोहित वास्तव में दिलचस्पी नहीं रखता, गुनगुन ने उस विचार को छोड़ दिया और अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया। रोहित ने कहा, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा और जाते समय दरवाज़ा बंद कर देना। धप, दरवाज़ा बंद हुआ और गुनगुन कुछ निराश होकर चली गई। जैसे ही वह अपने कमरे की ओर लौटने लगी, गलियारे के कोने पर अनिल और पुनीत दीवार के सहारे टिके हुए थे। मैंने तुमसे कहा था कि उसे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अनिल के सख्त चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। पुनीत, तुम हार गए, याद रखना कल मुझे खाना खिलाना है। पुनीत बुदबुदाया, मुझे लगा था कि यह तो पक्का ही है। तुम दोनों कमबख्त प्रशिक्षण केंद्र में मरे क्यों नहीं?
गुनगुन का चेहरा काला पड़ गया और वह अपना सिर झटकते हुए चली गई। उसके जाने के बाद अनिल ने कहा, वैसे वह रोहित के पास ही क्यों जाती है, मेरे पास क्यों नहीं आती? मैं भी, तुम जानते ही हो, तुम्हारे पास अगर तुमने अपने कपड़े उतार दिए तो तुम किसी को डराकर मार डालोगे। पुनीत ने कहा, किसी ऐसे व्यक्ति में किसकी दिलचस्पी होगी जिसके सीने से एक इंसानी सिर निकल रहा हो? ये सच है, और मेरे पास रोहित जैसी बाजी पलटने की क्षमता भी नहीं है। चलो, नाटक खत्म हुआ, सोने का समय है। स्वीट के अंदर रोहित ने सैटेलाइट पोजिशनिंग फोन चालू किया। पूनम, मैं रोहित हूँ। लैब में क्या स्थिति है? क्या अरूप गुप्ता और उसके दल का सामना अभी तक भूत से हुआ है? अध्याय 473 अनंत पुनरारंभ इन्फिनिट रीबूट। जयपुर मुख्य शहर के बाहरी इलाके में एक प्रायोगिक आधार एक्सपेरिमेंटल बेस के बाहर। यहाँ के परिदृश्य में कुछ अजीब था। बाकी हर जगह खिली हुई धूप थी, सुंदर दृश्यों के साथ गर्म और आरामदायक मौसम था, लेकिन यह विशेष क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ के लिए स्थानीय बारिश की भविष्यवाणी की गई हो, आंशिक रूप से बादल छाए हुए और धीरे धीरे घना अंधकार। हालांकि इस जगह को घेरने वाला अंधेरा डरावना और डरावना था, स्याही जैसा घना। यह एक धुंधिया एक काली दीवार की तरह था जिसने हर दिशा में सड़कों को अवरुद्ध कर दिया था। यदि कोई ऊपर से नीचे देखता तो वह पाता कि यह अंधेरा बेतरतीब ढंग से नहीं तैर रहा था, इसके बजाय यह एक ही स्थान पर स्थिर था और इसने एक ताबूत का आकार ले लिया था। केवल इतना था कि यह काला ताबूत काफी बड़ा था, जो कई मील तक फैला हुआ था। इस अंधेरे विस्तार के भीतर लोगों का एक समूह दुर्भाग्यवश फंस गया था। नहीं, शायद उन्हें दुर्भाग्यशाली कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह अंधेरा विशेष रूप से उन्हीं को निशाना बना रहा था। यदि वे पहले जाना चाहते तो वे निश्चित रूप से जा सकते थे। क्या आपने मुख्यालय को रिपोर्ट कर दी है? अंधेरे के बाहर एक पहाड़ी पर कई भूत शिकारी घोस्ट हंटर्स अपनी भौहें सिकुड़कर गंभीर भाव से आगे देख रहे थे। हमने मुख्यालय को सूचित कर दिया है, लेकिन समर्थन मिलने की संभावना कम है। आखिरकार जयपुर शहर के सभी शीर्ष विशेषज्ञ पहले से ही यहाँ हैं। अगर वे हार गए तो कयामत आ जाएगी। चिंता न करें, उनमें से हर एक बहुत बहादुर है। यदि वे चाहते तो इस अलौकिक घटना से बहुत पहले ही बच सकते थे। ये तो कैप्टन की योजना है जिसे अब शुरू किया जा रहा है, किसी ने उत्तर दिया। अगर हम एक एस क्लास अलौकिक घटना को हल कर लेते हैं तो हम भविष्य के मामलों में अपनी बात की गारंटी दे सकते हैं, एक अन्य व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। ये वे लोग थे जो अंधेरे में नहीं फंसे थे। उन्होंने स्थिति की बाहर से निगरानी करने की जिम्मेदारी लेते हुए पहले ही निकलने का फैसला किया था। इसका एक कारण ये भी था कि उन्होंने टीम कैप्टन के पद की प्रतिस्पर्धा छोड़ दी थी और वे इस संघर्ष में नहीं घसीटे जाना चाहते थे। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम इस भूतिया दूत घोस्ट एनवॉय को हिरासत में ले सकें। मुझे बस डर है कि कहीं हम ऐसा न कर पाएं। अगर हम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने शीर्ष भूत शिकारियों को खो देते हैं तो हम जैसे लोग जो इसमें शामिल नहीं हैं वे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उनके बिना मोर्चे पर हमारी शांति के दिन गिने चुने रह जाएंगे, पहले बोलने वाले व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा। वह अधिक तर्कसंगत था और उसका मानना था कि किसी भी शीर्ष भूत शिकारी को खोना एक बहुत बड़ी क्षति होगी। चिंता मत करो, अरूप गुप्ता कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अन्यथा उन्हें इस भूतिया दूत का सामना करने के लिए नहीं चुना गया होता, पास के किसी व्यक्ति ने आत्मविश्वास जताया। उसी समय उस तथाकथित भूतिया दूत के क्षेत्र के भीतर एक चिड़चिड़ी और उन्मत्त आवाज उठी। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? ये फिर से शुरू रीस्टार्ट हो गया। हमने अभी इस चीज को काबू में किया ही था, इसे कैद करने के लिए लगभग तैयार थे और फिर पलक झपकते ही ये दोबारा प्रकट हो गया। रोहित के उदाहरण का अनुसरण करते हुए शीर्ष भूत शिकारियों के इस समूह ने एक साहसी निर्णय लिया था। वे इसे कैद करने के प्रयास में भूतिया दूत का सीधा सामना करने के लिए एकत्र हुए थे। आखिरकार वे यहाँ तक आ ही चुके थे। कुछ भी किए बिना वापस जाना और दुम दबाकर भागना अस्वीकार्य था, खासकर जब यह अलौकिक घटना जयपुर मुख्य शहर में हुई थी। यदि हमें समाधान नहीं मिलता है तो हमारी संख्या होने के बावजूद हम यहाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। एक भूत के पास अनंत ऊर्जा होती है। भले ही हम 2 या 3 भूतों को नियंत्रित करते हों, हम इन बार बार होने वाले हमलों का सामना नहीं कर सकते, सूट पहने एक युवक ने अंधेरे में देखते हुए कहा। कुछ ही समय पहले उन्हें मुख्यालय से एक सूचना मिली थी, प्रशिक्षण केंद्र की अलौकिक घटना समाप्त हो गई थी। भूत को कैद नहीं किया गया था, बल्कि उसने अपनी गतिविधि का क्षेत्र बदल लिया था और प्रयोगशाला की ओर बढ़ गया था। सूचना मिलते ही सभी ने तुरंत प्रयोगशाला छोड़ दी और प्रस्थान की तैयारी करने लगे। लेकिन फिर उन्होंने पाया कि प्रयोगशाला के पास आने के बाद भूत ने तुरंत उपेंद्र गुप्ता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वे सभी रक्षा कर रहे थे।
सामान्य परिस्थितियों में अरूप गुप्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ली जुन LIJUN उन्हें लेकर भाग गया होता। हालांकि अरूप गुप्ता ने इनकार कर दिया और कहा, हम जा सकते हैं, हम भाग सकते हैं, लेकिन जयपुर शहर के पास के आम लोग नहीं जा सकते। इस भूतिया दूत को खुलेआम घूमने देने के बजाय इसे यहीं हल करना बेहतर है। हमने देश के शीर्ष भूत शिकारियों को इकट्ठा किया है। यदि आप सभी मिलकर इस अलौकिक घटना को हल नहीं कर सकते तो कैप्टन योजना का कोई मतलब नहीं है। उनके इस प्रस्ताव को ली जुन, सुनीता और कई अन्य भूत शिकारियों का समर्थन मिला। उन्हें अब भूत के मारने के तरीके की समझ थी। वह केवल उन्हीं लोगों को मारता था जो अकेले थे। यहाँ मौजूद भूत शिकारियों के पास कुल मिलाकर 20 से अधिक भूत थे। वे कभी भी अकेले रहने वाली स्थिति में नहीं थे। हालांकि अलौकिक शक्ति से उलझने पर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत था। सबसे पहले उन्होंने पुष्टि की कि वे भूतिया क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते। फिर उन्होंने पाया कि भूत के मारने का तरीका बदल गया है। हालांकि वे अभी भी उसके हमलों की सीमा के भीतर नहीं थे, लेकिन भूत हर बार विशेष रूप से अरूप गुप्ता को निशाना बना रहा था। वे 3 बार हमलों का सामना कर चुके थे। हर बार उन्होंने भूत को काबू में किया, लेकिन हर बार भूत ने खुद को रीस्टार्ट कर लिया। उन्होंने भूत को एक विशेष बक्से में बंद करने की कोशिश की, उसे टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार भूत फिर से जीवित होकर नए सिरे से हमला करने लगा। भूत के व्यवहार का पैटर्न वास्तव में बदल गया है, अरूप गुप्ता ने भीड़ के बीच शांति से खड़े होकर कहा। पिछली जानकारी के अनुसार भूत को हम पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब कई बार पुनरारंभ रीस्टार्ट होने के बाद लक्ष्य हमेशा मैं ही रहा हूं, जैसे कि वह हर हाल में मुझे मारना चाहता हो। उन्होंने अपने पीछे रखे ताबूत की ओर देखा। रोहित जीवित बच गया है। उसने कई लोगों को बचाया भी है। शायद उसके पास कुछ नई जानकारी हो। अरूप गुप्ता ने आगे कहा, ली जुन, मुख्यालय से सलाह लें, लेकिन मुझे एक और संदेह है, वह ये कि भूत इस भूतिया ताबूत को निशाना बना रहा है। मैं इसे लैब से बाहर ले आया क्योंकि लैब की विफलता और ताबूत की गंभीरता को देखते हुए इसे सील किया जाना जरूरी था। अब हम इस ताबूत को खुद से अलग करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या भूत इसकी ओर वापस जाता है। वह हुवानगांग गांव हुवांगैंग विलेज जैसी स्थिति को दोहराना चाहते थे। इस बीच जयपुर मुख्य शहर के पिंगान होटल में, क्या तुम होटल वापस आ गए हो? लेकिन मुख्यालय का आदेश तो। रोहित से बातचीत में पूनम ने उसकी लोकेशन की पुष्टि की और जानकर हैरान रह गई कि वह शहर के भीतर है। रोहित ने कहा, मैंने सब संभाल लिया है। अरूप गुप्ता का क्या हाल है? पूनम ने बताया कि अरूप गुप्ता शीर्ष शिकारियों के साथ प्रयोगशाला गए थे ताकि भूतिया ताबूत की जांच कर सकें। रोहित ने अंदाजा लगाया कि वे अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गए होंगे। उनकी प्रगति शायद सुचारू नहीं है ना? रोहित ने पूछा। पूनम ने धीरे से कहा, मुझे विवरण नहीं पता, लेकिन भूतिया क्षेत्र अभी भी वहीं है, इसलिए शायद यह अभी तक हल नहीं हुआ है। हालांकि किसी भूत शिकारी की मृत्यु की खबर नहीं है। गतिरोध स्टेलमेट है ना? लेकिन इस तरह का गतिरोध अरूप गुप्ता के पक्ष के लिए हानिकारक है। इंसान भूतों से अधिक समय तक नहीं टिक सकते, रोहित बुदबुदाया। खैर, अभी के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं। संचार खुला रखें। यदि कोई खबर हो तो मुझे सूचित करें। रोहित के पास कुछ नई जानकारी और अनुमान थे, लेकिन उसने उन्हें साझा नहीं करने का फैसला किया। यदि अरूप गुप्ता को वास्तव में मदद की जरूरत होगी तो वह खुद उसे ढूंढ लेंगे। अभी के लिए वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर रहे थे। एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में खतरे में था वह स्वयं अरूप गुप्ता थे। अध्याय 474। रोहित को अरूप गुप्ता से सक्रिय रूप से संपर्क करने की कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि उसकी जानकारी उपयोगी थी, लेकिन वह निर्णायक नहीं थी। ये केवल एक प्रेरणा का काम कर सकती थी। इसके अलावा उसका मानना था कि चूंकि अरूप गुप्ता ने भूतिया दूत घोस्ट एनवॉय की घटना को संभालने के लिए शीर्ष भूत स्वामियों के एक समूह को संगठित किया था, तो उन्हें अपनी पद्धति पर कुछ तो भरोसा रहा ही होगा। वह देखना चाहता था कि अरूप गुप्ता उस भूत से निपटने के लिए क्या तरीका निकालेंगे जिसे कैद नहीं किया जा सकता था। अतः रोहित को अब बस आराम करना था और प्रतीक्षा करनी थी, जैसे किनारे पर बैठकर किसी बड़े नाटक का आनंद ले रहा हो। आखिरकार जब वह प्रशिक्षण केंद्र में भूत के हाथों लगभग मारा ही गया था, तब बाकी लोग भी केवल तमाशबीन ही थे। समर्थन तो न के बराबर था, और कुछ खुफिया जानकारी प्रदान कर पाना ही अपने आप में काफ़ी अच्छी बात थी। कुछ ही देर बाद जब रोहित सोफे पर आंखें बंद करके आराम कर रहा था, तो उसे पास की मेज पर रखे सैटेलाइट फोन से पूनम की आवाज़ सुनाई दी। रोहित, क्या तुम वहाँ हो? अभी कुछ देर पहले मुझे ली जुन का एक संदेश मिला है, जो तुम्हारी अलौकिक घटना की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ रहे थे। मुझे ली जुन की कॉल से जोड़ो। रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी खोलते हुए सैटेलाइट फोन से कहा।
ली जुन, उसने सोचा था कि अरूप गुप्ता खुद फोन करेंगे। ऐसा लगा कि स्थिति बहुत खराब नहीं थी, या कम से कम नियंत्रण के भीतर थी। अगर स्थिति गंभीर होती तो अरूप गुप्ता निश्चित रूप से स्वयं बात करते। रोहित, मैं ली जुन बोल रहा हूँ। फोन से एक शांत मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज़ आई। मैं सुन रहा हूँ, रोहित ने धीरे से कहा। ली जुन की आवाज़ बहुत स्थिर थी जब उन्होंने आगे कहा, यह जानकर सभी हैरान हैं कि तुमने भूतिया दूत की घटना से कई भूत स्वामियों को बचा लिया। मुख्यालय की पिछली बैठक के अनुमान के अनुसार तुम्हारी टीम के पूरी तरह खत्म होने की उच्च संभावना थी। घटना की विशेष प्रकृति को देखते हुए हमने सहायता न भेजने का निर्णय लिया था। आशा है कि तुम इसे समझोगे। बेशक, मैं समझता हूँ। आखिरकार हर किसी का जीवन कीमती है, नुकसान को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, रोहित ने शांति से उत्तर दिया। अच्छा है कि तुम समझते हो। अब प्रोफेसर अरूप गुप्ता और हम इस अलौकिक घटना से निपटने पर विचार कर रहे हैं। हमारे सामने एक विशेष स्थिति आई है और मैं इस पर तुमसे परामर्श करना चाहता हूं, इस उम्मीद में कि तुम्हारे जीवित बचने का अनुभव कुछ हद तक मदद कर सके, ली जुन ने कहा। तुम्हें जो जानना है सीधे पूछो, मैं जानकारी के साथ अभी भी मदद कर सकता हूं। आखिरकार प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने भी मुझे कुछ जानकारी दी थी, भले ही उसका मूल्य बहुत कम था, लेकिन यह एहसान का बदला एहसान जैसा है, रोहित ने कहा, ये संकेत देते हुए कि उसकी सहायता की एक सीमा है और वह प्रत्यक्ष रूप से कोई मदद नहीं करेगा। ये भूतिया दूत कैद नहीं किया जा सकता था और वह उस चीज़ का सामना नहीं करना चाहता था क्योंकि वह किसी भी क्षण विनाशकारी हो सकती थी। हालांकि रोहित के मन में भूतों को कैद करने का एक तरीका था, लेकिन वह केवल एक संभावित सफल योजना थी और उसे क्रियान्वित करना उसकी क्षमता से बाहर था। इतना ही काफ़ी होगा, ली जुन ने कहा। इससे पहले हमने भयंकर भूत के 3 हमलों का सामना किया और उसे कैद करने के 3 अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन सभी प्रयास विफल रहे। ऐसा लगता है कि जैसे ही हम भूत को दबाते हैं, वह रीसेट हो जाता है। क्या तुम्हारा सामना पहले कभी इससे हुआ है? ये सुनकर रोहित की आंखों में चमक आ गई। वह भी इसी तरह के सवालों पर विचार कर रहा था। यदि भूत वर्तमान में यह मानता है कि उसके पास 0 भूत हैं, तो किसी भूत स्वामी से सामना होने पर क्या होगा? अब उत्तर स्पष्ट था, सीधा रीस्टार्ट। भूत बहुत संवेदनशील हो गया था, जिससे उसके रीस्टार्ट होने का नियम आसानी से सक्रिय हो जाता था। जहां खतरे का स्तर कम हो गया था, वहीं उससे निपटने की कठिनाई बढ़ गई थी। ये काफ़ी स्वाभाविक है, रोहित ने शुरू किया। मेरे जीवित बचने का कारण यह है कि मैंने भूत के मारने के नियम को बदल दिया। पहले भूत उन्हें मारता था जिनके पास उससे कम भूत थे, यानी अकेलापन मतलब निश्चित मृत्यु। लेकिन अब मेरे प्रभाव के कारण भूत केवल साधारण लोगों को मारता है और उसे भूत स्वामियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे शब्दों में, सभी भूत स्वामी उसके दायरे से बाहर हैं। इसी वजह से भूत ने प्रशिक्षण केंद्र छोड़ दिया, जिससे मैं और अन्य लोग जीवित बच सके। मैं समझ गया, ये जानकारी बहुत उपयोगी है और हमारी वर्तमान स्थिति से मेल खाती है, ली जुन ने कहा। उन्होंने रोहित से यह नहीं पूछा कि उसने नियम कैसे बदला, क्योंकि अभी वह मुख्य मुद्दा नहीं था। उन्होंने आगे पूछा, यदि हम इस भूत को कैद करना चाहते हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव या व्यवहार्य तरीका है? रोहित ने कुछ पल सोचा और कहा, शायद भूतिया ताबूत गोस्ट कॉफिन की कुंजी है। हुआंगगांग गांव की घटना के दौरान अनिकेत और मैंने एक विसंगति का अनुभव किया था जो तभी शांत हुई जब ताबूत से पैदा हुआ भूत वापस उसी में चला गया। यदि हम इसे फिर से प्राप्त कर सकें तो शायद पिछला परिणाम दोहराया जा सके। तुम्हारा विचार बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने पहले सुझाया था, ली जुन ने कहा। तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद, अब हमें पता है कि क्या करना है। कोई बात नहीं, मुझे भी उम्मीद है कि आप सफल होंगे, रोहित ने शांति से कहा। जल्द ही संचार समाप्त हो गया। रोहित बोलना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह उठा और फर्श से छत तक की खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। भयंकर भूत को वापस ताबूत में ले जाना एक ऐसी योजना है जिसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। मुझे संदेह नहीं है कि अरूप गुप्ता ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसकी सफलता अनिश्चित है। यदि यह विफल रहा तो उसके पास एक और योजना थी। यदि ताबूत में बंद करने की योजना विफल हो जाती तो उसकी वैकल्पिक योजना का मूल्य बहुत बढ़ जाता। मुख्यालय अपने शीर्ष शिकारियों और अरूप गुप्ता को यूं ही भूतिया क्षेत्र में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। भूतिया क्षेत्र के भीतर फोन रखने के बाद ली जुन ने बातचीत का विवरण सभी को बताया। रोहित हमेशा की तरह उग्र है, जीवित रहने के लिए भूत के नियमों को ही जबरदस्ती बदल दिया। वाह, भूतिया आंखों वाले रोहित की प्रतिष्ठा वास्तव में बेकार नहीं है। ऐसा कर पाना, मैंने कई मामले देखे हैं लेकिन किसी ने सीधे भूत के हत्या के नियमों को नहीं बदला, प्रीतम नाम के एक भूत शिकारी ने श्रद्धा और अविश्वास के साथ कहा।
भूत के संपर्क में आना ही सबसे खतरनाक है, ऊपर से प्रशिक्षण केंद्र में सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कोई तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में रोहित का जीवित बचना प्रभावशाली है, लेकिन बस इतना ही, जब बात भूत को कैद करने की आती है तो वह ये नहीं कर सकता। मुश्किल से बचना ही अपने आप में एक संघर्ष था, रोहन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। रोहित की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। नियम बदलकर उसने परोक्ष रूप से हमारी मदद की है। अब भूत केवल अकेले साधारण लोगों को मारेगा। इसका मतलब है प्रोफेसर अरूप गुप्ता को छोड़कर बाकी सभी सुरक्षित हैं, अनिकेत ने किनारे से कहा। 5वां हमला करीब है, अचानक निगरानी कर रही सुनीता बोल पड़ी। आसपास का अंधेरा उमड़ने लगा और गहरे अंधेरे के भीतर से कदमों की हल्की आहट तेजी से आती सुनाई दी। बाकी सब तुरंत शांत हो गए। यद्यपि वे जानते थे कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन भूतों के मामले में कौन निश्चित हो सकता है। कोई भी जीवित शिकारी लापरवाह नहीं था। रोहित की योजना मेरी पिछली बात से मेल खाती है, भूत को वापस ताबूत में ले जाना ही सही तरीका है। अब हमें बस ये सोचना है कि इसे वापस अंदर कैसे लाया जाए, अरूप गुप्ता ने अपने आप से कहा। तो मैंने एक योजना बनाई है। अब मैं आप सभी को यहाँ से जाने के लिए कहूँगा और फिर मैं अकेला उस भूतिया ताबूत में लेट जाऊँगा। ऐसा करने पर भूत मुझे मारने के लिए अनिवार्य रूप से ताबूत में प्रवेश करेगा। यदि उस क्षण हमारे चारों ओर का भूतिया क्षेत्र गायब हो जाता है तो आप लोग उसे पूरी तरह कैद करने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, उन्होंने जारी रखा। नहीं, यह आपके लिए बहुत खतरनाक है, ली जुन ने तुरंत आपत्ति जताई। अरूप गुप्ता का चेहरा शांत रहा। संकट के क्षण में मैं एक भूतिया मोमबत्ती जलाऊंगा और फिर बाहर निकलने का मौका ढूंढूंगा। मोमबत्ती बहुत कम समय तक चलती है, आप समय पर बाहर नहीं आ पाएंगे, ली जुन ने तर्क दिया। इसके अलावा आपकी योजना में एक बड़ी कमी है, जब तक आप मरना न चाहते हो तब तक ऐसा जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने गौर किया था कि जब से यह घटना शुरू हुई थी, अरूप गुप्ता की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी। उनके अंदर वह पुरानी शांति और सूक्ष्मता कम दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे इस घटना का उपयोग आत्महत्या करने के एक माध्यम के रूप में करना चाह रहे हैं। अध्याय 475 समाधान हो गया। अरूप गुप्ता आत्महत्या करना चाहते हैं। ली जुन का ये कथन सुनकर भीड़ में मौजूद अन्य लोगों ने अविश्वास के साथ अरूप गुप्ता की ओर देखा। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध प्रोफेसर अरूप गुप्ता वास्तव में आत्महत्या का विचार रखते थे। हालांकि ये शब्द ली जुन के थे, लेकिन सावधानी से सोचने पर यह बहुत प्रशंसनीय लग रहा था। ये भूतिया दूत गोस्ट एनवॉय की घटना एक विफल प्रयोग के कारण हुई थी। हालांकि यह ज्यादा समय पहले नहीं हुआ था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक प्रशिक्षण आधार का नुकसान हुआ और लगभग 10 भूत नियंत्रकों की मृत्यु हो गई, जिसमें अनगिनत कर्मचारी भी शामिल थे। यद्यपि मृतकों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन भूत नियंत्रकों का नुकसान जबरदस्त था। क्या यह अपराधबोध गिल्ट था जिसने अरूप गुप्ता को आत्महत्या पर विचार करने के लिए मजबूर किया? कोई आश्चर्य नहीं कि जब भूत प्रयोगशाला की ओर बढ़ा तो उन्होंने जाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उससे निपटने के लिए यहाँ रुकने पर अड़े रहे। शायद उनके दिल में, यदि वे इस अलौकिक घटना को हल नहीं कर सके तो वे यहाँ मरना ही पसंद करेंगे। इतना सोचने के बाद काफी लोग अब उनकी भावनाओं को समझ सकते थे। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, अब आत्म तिरस्कार का समय नहीं है। कई प्रयोगात्मक परियोजनाओं को अभी भी आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। इन दिनों जब अलौकिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं तो दुनिया आपके बिना नहीं रह सकती। भूतिया मोमबत्ती गोस्ट कैंडल पर आपका शोध, भूतों को नियंत्रित करने के तरीके, गोल्ड की खोज। ये कहा जा सकता है कि आपने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। यदि आप अपना जीवन ले लेते हैं तो भविष्य में आपकी अनुपस्थिति के कारण और भी अधिक लोग मरेंगे, किसी ने तुरंत उन्हें समझाना शुरू किया। ये सही है, और इसके अलावा ऐसी कौन सी अलौकिक घटना है जिसमें मृत्यु नहीं होती? इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जब घटना हुई तब आप लैब में नहीं थे, ये पूरी तरह से आकस्मिक था, किशन ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी लोग भी उन्हें मनाने में जुट गए। चाहे वह ईमानदारी से हो या नहीं, वे अरूप गुप्ता को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। यदि वे मर गए तो भयंकर भूतों के पुनरुत्थान की समस्याओं के लिए वे किसके पास जाएंगे? उन्हें भूतिया मोमबत्ती कहाँ से मिलेगी? वह हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी शोध करने में सफल रहते थे, जो सभी के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन था। कुछ भूत नियंत्रकों की मृत्यु महत्वहीन थी, लेकिन अरूप गुप्ता केवल एक ही थे। उनकी मृत्यु किसी के लिए भी एक जबरदस्त क्षति होती। ली जुन की नज़र में कुछ चिंता थी। वह जानता था कि अरूप गुप्ता को वास्तव में जिसकी परवाह थी वह ये नहीं था, बल्कि यह तथ्य था कि उसने पहले अरूप गुप्ता को जबरदस्ती लैब से बाहर निकाला था, जिससे मूल रूप से नियंत्रणीय अलौकिक घटना अनियंत्रित हो गई। अरूप गुप्ता के दिल की असली गांठ यही थी। चाहे कुछ भी हो, कैप्टन की योजना वर्तमान में चल रही है।
प्रोफेसर अरूप गुप्ता, जिस योजना का आप नेतृत्व कर रहे हैं वह बीच में विफल नहीं हो सकती। यदि आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम इसे सुझाने के बाद आपके लिए एक मनोवैज्ञानिक की व्यवस्था करेंगे। आप अभी समस्याएं पालने का जोखिम नहीं उठा सकते, रोहन ने उन पर नजरें टिकाते हुए कहा। अरूप गुप्ता ने थोड़ा ऊपर देखा और धीरे से बोले, मेरी योजना नहीं बदलेगी। मैं ही अकेला हूं जो भयंकर भूत को वापस ताबूत में ले जा सकता हूं। आप लोग भूत का निशाना नहीं हैं। आप यह नहीं कर सकते। हालांकि मैं योजना में कुछ बदलाव करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। इसलिए अब से आपको मुझसे दूरी बनाए रखनी होगी। अगली लहर आने से पहले मुझे अकेला रहना होगा। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या आप खतरे में होंगे? ली जुन ने गंभीरता से पूछा। अरूप गुप्ता ने कहा, अगर मैं कहूं कि कोई खतरा नहीं है तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? बेशक उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। यह एक एस क्लास अलौकिक घटना थी, एक भयावह भयंकर भूत जिसे कैद नहीं किया जा सकता था। हालांकि रोहित ने जबरदस्ती भूत के नियमों को बदल दिया था, जिससे भूत की भयावहता कम हो गई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि भूत शहर में प्रवेश कर जाता तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि जयपुर शहर जैसी घटना फिर से दोहराई जाती। एक और शहर का पतन हो जाता। आपके भाव देखकर मैं जानता हूं कि आप मेरा विश्वास नहीं करते, लेकिन तथ्य यह है कि मैं वास्तव में खतरे में नहीं हूं। इस भूत के नियमों को इतनी स्पष्टता से समझ लिया गया है कि एक मूर्ख भी जानता है कि क्या करना है। अरूप गुप्ता ने कुछ असहाय भाव से अपने हाथ फैलाए। लेकिन अगर आप अभी भी यहाँ रहना चाहते हैं तो मेरी योजना कभी पूरी नहीं होगी। उसी समय सुनीता ने कहा, भूत फिर से रीस्टार्ट हो गया है। ये पहले से ही 5वीं बार है। हमलों की छठी लहर जल्द ही आने वाली है। उसने अपना सिर घुमाया और एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो एक मृत व्यक्ति की तरह शांत थी, एक अकथनीय डरावनेपन के साथ सभी का सामना कर रही थी। ये वास्तव में कभी खत्म नहीं होने वाला है। इस भूत की भयावहता का स्तर इतना अधिक नहीं है, लेकिन ये बहुत जिद्दी है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। क्या ये हमें यहाँ थकाकर मार डालने की कोशिश कर रहा है? किसी ने कोसा। वास्तव में अब तक उस भूत ने कोई विशेष पक्ष नहीं दिखाया है, रोहन ने एक नज़र डालते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी दौरे पर हो, न कि किसी अलौकिक घटना को संभाल रहा हो। तनाव या जल्दबाजी का कोई एहसास नहीं था। उसे कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, किसी के द्वारा भूत के साथ जरा सा भी संपर्क उसे रीस्टार्ट में भेज देता था। वे जो नहीं जानते थे वह ये था कि भूत की सबसे भयानक क्षमता को रोहित ने बड़ी मुश्किल से सीमित कर दिया था, अन्यथा वे निस्संदेह इस अलौकिक घटना में शामिल होने के लिए पछताते। अब और समय बर्बाद मत करो। 7वीं लहर शुरू होने से पहले मेरे पास से चले जाओ, अरूप गुप्ता ने उस समय कड़ाई से कहा। उनकी जल्दबाजी वास्तव में एक और चिंता से प्रेरित थी। इस अंतहीन भूतिया रीस्टार्ट में एक भयानक और अप्रत्याशित उत्परिवर्तन म्यूटेशन हो सकता था। यदि ऐसा हुआ तो यह अभियान अत्यंत खतरनाक हो जाएगा। दूसरे इस अलौकिक घटना को कम आंक सकते थे, लेकिन वे नहीं, क्योंकि यह आतंक उनके द्वारा ही पैदा किया गया था। ली जुन ने एक पल के लिए अरूप गुप्ता को देखा। वह नहीं जानता था कि अरूप गुप्ता वास्तव में घटना को सुलझाना चाहते थे या वे आत्महत्या करना चाहते थे। कुछ देर सोचने के बाद वह फिर भी बोला, चलो प्रोफेसर अरूप गुप्ता के कहे अनुसार करते हैं और अस्थायी रूप से इस जगह को छोड़ देते हैं। चूंकि यह तय हो गया है तो मैं भी केवल इस योजना से सहमत हो सकता हूं। दूसरों को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार यह अभियान अरूप गुप्ता की कमान में सौंपा गया था और यह उपलब्ध सबसे अच्छा तरीका भी लग रहा था। जल्द ही दूसरे लोग अरूप गुप्ता का साथ छोड़कर जाने लगे, जिससे केवल वे और एक क्षतिग्रस्त भूतिया ताबूत गोस्ट कॉफिन ही रह गए। भूतिया ताबूत के क्षतिग्रस्त होने का कारण ये था कि ढक्कन चटक गया था और अब वह पहले की तरह पूरी तरह से सील नहीं हो सकता था। क्या यह एक छिपा हुआ खतरा बन जाएगा, कोई नहीं जानता था। हालांकि बाकी लोग बहुत दूर नहीं गए थे, लेकिन धुंधले वातावरण में केवल कुछ मीटर की दूरी ने ऐसा महसूस कराया जैसे सभी गायब हो गए हों। चारों ओर अंधेरा और डरावनापन ऐसा था जैसे भयंकर भूत किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हों, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाए। अरूप गुप्ता का चेहरा बहुत शांत था, उनमें डर का लेशमात्र भी निशान नहीं था, बस चुपचाप एक जगह खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने न तो प्रतिशोधी भूत को लुभाने के लिए सक्रिय रूप से ताबूत में कदम रखा था और न ही संभावित हमले के लिए तैयार होकर भूतिया मोमबत्ती तैयार की थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे कुछ नहीं कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं था कि उनके आसपास कुछ नहीं होगा। जल्द ही एक दिशा से अंधेरा रेंगता हुआ आया, जिससे पहले से ही धुंधला वातावरण पल भर में घोर अंधकार में बदल गया। इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था और आवाज भी कट गई सी लग रही थी। भले ही चारों ओर भूत नियंत्रक खड़े थे, उनकी आकृतियां पहले ही गायब हो चुकी थीं।
7वां हमला शुरू हो गया था। ये समय पहले से अलग था। अरूप गुप्ता के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, वे बस एक व्यक्ति थे, पूरी तरह से अकेले। उनके भीतर कोई भूत भी नहीं था, इसलिए यदि कोई भूत प्रकट होता तो वह केवल उनकी ओर ही बढ़ता। बिल्कुल योजना के अनुसार अंधेरे में अरूप गुप्ता परेशान करने वाली शांति बनाए हुए थे। उनकी मानसिक शक्ति शीर्ष भूत नियंत्रकों से भी अधिक मजबूत लग रही थी। शायद इसलिए कि उन्होंने अलौकिक घटनाओं पर शोध करने में वर्षों बिताए थे और भूतों के अभ्यस्त हो गए थे, या शायद उन्होंने जीवन और मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। जो लोग अपने जीवन की परवाह नहीं करते, वे स्वाभाविक रूप से डर की भी परवाह नहीं करते। अरूप गुप्ता किसी चीज का समय माप रहे थे। उन्होंने पिछले हमलों का अवलोकन किया था। रीस्टार्ट होने के बाद भूत किस दिशा से निकलेगा, सभी के सामने आने में उसे कितना समय लगेगा और लगभग कब वह उन पर हमला करेगा, ये सभी डेटा थे। पिछले रीस्टार्ट के बाद उनका डेटा अविश्वसनीय रूप से सटीक हो गया था। आंखें बंद करके भी उन्हें पता था कि भूत उनके करीब कब आएगा। यह आ गया। अचानक अरूप गुप्ता अंधेरे में धीरे से बुदबुदाए। अगले ही पल सामने के अंधेरे से पैरों की स्पष्ट आहट आई। ये सख्त और भारी थी, जैसे कोई मृत व्यक्ति काली रात में चल रहा हो। तभी अरूप गुप्ता ने काम करना शुरू किया। अपने पास से एक बक्सा निकाला। वह गोल्ड का बना था। उसके अंदर एक कपड़े की गुड़िया थी। ये वही डिकॉय डॉल थी जो पहले रोहित ने गुनगुन को दी थी। अपनी पहुंच के स्तर के साथ वे स्वाभाविक रूप से इसके उपयोग का अनुरोध कर सकते थे। अरूप गुप्ता ने बक्सा नहीं खोला। इसके बजाय उन्होंने उस पर एक विशिष्ट स्थान पर गोली चलाई। धान्य गोली की आवाज गूंजी और वह पतला बक्सा तुरंत छिद गया। एक गोली, ये सुनकर अंधेरे में ली जून का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने सोचा कि अरूप गुप्ता ने खुद को गोली मार ली है। इधर मत आना, मैं ठीक हूँ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अरूप गुप्ता ने ली जून की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था। उनकी आवाज़ अंधेरे में गूंजी, उन्हें आश्वस्त करते हुए कि वे अभी भी जीवित हैं। ये सुनकर ली जुन ने अंततः राहत की सांस ली। बक्से में छेद करने के बाद अरूप गुप्ता ने उसमें खून की कुछ बूंदें टपका दीं। खून छेद के माध्यम से अंदर कपड़े की गुड़िया पर रिस गया। अब तक अंधेरे में कदमों की आहट बहुत करीब आ गई थी। अरूप गुप्ता धीरे धीरे आती ठंडक को भी महसूस कर सकते थे। वे शांत रहे और लापरवाही से बक्से को पास के ताबूत में फेंक दिया। तुरंत अंधेरे में जो ठंडक करीब आ रही थी उसने अपना रास्ता बदल लिया और भूतिया ताबूत की ओर बढ़ गई। उन्होंने कपड़े की गुड़िया के साथ प्रतिशोधी भूत के लक्ष्य को बदल दिया था, जिसका अर्थ था कि उन्हें खुद ताबूत के अंदर लेटने की जरूरत नहीं थी। एक कपड़े की गुड़िया विकल्प के रूप में पर्याप्त थी। उन्होंने गुड़िया को बाहर निकालने के बजाय बक्से में ही छेद क्यों किया? इसका कारण ये था कि उन्होंने सोचा कि भागती हुई गुड़िया उनकी योजना को बिगाड़ सकती है, और क्योंकि बक्से के अंदर रखी गुड़िया के मारे जाने की संभावना कम थी। आखिरकार भूत को गोली के छेद के माध्यम से बक्से के भीतर प्रवेश करने में कुछ समय लगेगा। धप, पास से एक भारी टकराने की आवाज आई, जैसे कोई चीज ताबूत के किनारे से जोर से टकराए हो। क्या प्रतिशोधी भूत ताबूत में वापस चला गया है? अरूप गुप्ता ने चमकती आंखों से सोचा। वे जानते थे कि उनकी योजना सफल रही है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि योजना प्रभावी थी या नहीं, ये देखते हुए कि भूत पहले ही कई बार बदल चुका था। क्या ताबूत में वापस जाने से अलौकिक घटना हल हो जाएगी? यह अभी भी अज्ञात था। हालांकि स्थिति उम्मीद से बेहतर लग रही थी। उनके चारों ओर का घना अंधेरा छंटने लगा और भूतिया क्षेत्र गोस्ट डोमेन गायब होने लगा। क्या ये काम कर गया? अनिकेत, जिसे सबसे पहले इसका एहसास हुआ, दंग रह गया। ये दृश्य बिल्कुल हुआंगगांग गांव की घटना जैसा था। अंधेरा छंट गया और आसपास धीरे धीरे उजाला होने लगा। हो ही नहीं सकता, क्या प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने अकेले ही इस अलौकिक घटना को हल कर दिया? प्रीतम नाम का एक भूत नियंत्रक भौचक्का रह गया। अध्याय 476 भूतिया ताबूत की हत्याएं। भयंकर भूत को भूतिया ताबूत गोस्ट कॉफन के भीतर फुसला लिया गया था और ऐसा लग रहा था कि अलौकिक घटना सुलझ गई है। आसपास छाए हुए भूतिया क्षेत्र गोस्ट डोमेन का अंधेरा छंट रहा था और रोशनी तेजी से वापस आ रही थी, जिससे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा था। इसके अलावा वह भयंकर भूत अब बार बार रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा था। जब सूरज की किरणें सभी पर पड़ीं तो कई लोगों ने अविश्वास और आश्चर्य के साथ अरूप गुप्ता की ओर देखा, जो ताबूत के पास खड़े थे। क्या ये संभव था कि भूतिया दूत गोस्ट एनवॉय जैसा आतंक, जो एक एस रैंक घटना थी, प्रोफेसर अरूप गुप्ता द्वारा इतनी आसानी से हल कर दिया गया? यदि ऐसा था तो ये बहुत नाटकीय था। इससे पहले मुख्यालय में हर कोई हाई अलर्ट पर था और प्रशिक्षण केंद्र से मिली जानकारी ने भूत की भयानक प्रकृति की पुष्टि की थी। भले ही उन्होंने नियम जान लिए थे, लेकिन किसी ने भी ये दावा नहीं किया था कि वे निश्चित रूप से ऐसी स्थिति को संभाल सकते हैं।
फिर भी सबसे असंभव बात हो गई थी। अरूप गुप्ता, जो कोई भूत नियंत्रक नहीं थे, उन्होंने केवल भूत को उसके ताबूत में वापस भेजकर इस भयावह घटना को सुलझा दिया था। क्या वे हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? क्या यह इतनी आसानी से खत्म हो गया? कुछ लोगों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये वैसा ही है जैसा मैंने हुआंगगांग गांव में अनुभव किया था। भूत के ताबूत में लौटने के साथ ही घटना समाप्त हो गई। अनिकेत ने पास के ताबूत को देखते हुए टिप्पणी की। उसके लिए ये दृश्य परिचित था, इसलिए उसे इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। रोहन ने अपना सिर हिलाया और उपहास के साथ मुस्कुराया। डरावनी घटनाएं वास्तव में दूसरों का मजाक बना देती हैं। मेरी राय में यह एस रैंक घटना कहलाने के लायक नहीं है। अधिक से अधिक यह ए रैंक है। नहीं, कुछ ए रैंक घटनाएं तो इससे कहीं बदतर हैं। इसे बी रैंक कहना ज़्यादा सटीक होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते, सुनीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यदि हमें पहले से भूत के मारने के तरीके का पता नहीं होता, रोहित के कारण उसके नियमों में बदलाव नहीं हुए होते और प्रोफेसर अरूप गुप्ता का ताबूत पर शोध अनुभव नहीं होता, तो क्या यह इतना आसान होता? बिना जानकारी के इसमें शामिल होने पर भारी नुकसान होता। दूसरों की उपलब्धियों को खारिज करना ठीक नहीं है। रोहित के जान जोखिम में डाले बिना ये दृश्य संभव नहीं था। हर कोई जानता है कि यह भूत कितना भयानक है, वह बिना किसी समाधान के भूतों को दबा देता है। रोहन की नज़र सुनीता पर टिकी। अनिकेत का रोहित का पक्ष लेना समझ आता था क्योंकि वे दोनों जयपुर के थे, लेकिन सुनीता रोहित का बचाव क्यों कर रही थी? रोहित इतना लोकप्रिय कब से हो गया? सुनीता सही है, घटना के बाद बुद्धिमान बनने का कोई फायदा नहीं है। दूसरों ने हमारे लिए रास्ता बनाया है। मुझे अब इसे समेटना है, मैं वापस जाकर सोना चाहता हूँ, प्रीतम ने जम्हाई लेते हुए कहा। जब वे बात कर रहे थे, अरूप गुप्ता माथे पर शिकन लिए ताबूत को घूर रहे थे। ताबूत का ढक्कन अभी भी टूटा हुआ था। भूत के वापस लौटने से वह ठीक नहीं हुआ था। हालांकि ताबूत का आकार अब पूर्ण लग रहा था। ढक्कन की जगह लकड़ी के तख्ते ने नहीं, बल्कि एक घने अंधेरे ने ले ली थी। अरूप गुप्ता ने उसकी ओर एक गोली फेंकी, जो अंधेरे के पार जाकर ताबूत के अंदर गिर गई। लकड़ी का ढक्कन तो बस एक आवरण था। ताबूत की असली प्रकृति केवल एक ताबूत नहीं बल्कि एक भूतिया क्षेत्र है, या शायद एक भूत। अरूप गुप्ता की आंखें चमक उठीं। ताबूत के आकार का एक भूतिया क्षेत्र, इसीलिए हम पहले किसी सामान्य क्षेत्र में नहीं, बल्कि एक ताबूत के भीतर थे। इसी वजह से वह भूत अनंत बार रीस्टार्ट हो पा रहा था। उन्होंने विश्लेषण किया कि भूतिया क्षेत्र ही भूत है और वही ताबूत है। जैसे एक सीलबंद डिब्बे से कीड़ा बाहर नहीं निकल सकता, वैसे ही इसे डिब्बे के बाहर से ही हल किया जा सकता था। उनका निष्कर्ष रोहित के निष्कर्ष से मेल खाता था। बस फर्क इतना था कि रोहित को ये जानने के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ा था, जबकि अरूप गुप्ता ने इसे तर्क से समझ लिया था। अचानक ताबूत के भीतर से हलचल ने उनके विचारों को रोक दिया। धान्य धान्य। उस घोर अंधेरे ताबूत के भीतर से दस्तक देने की भारी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अंदर से प्रहार कर रहा हो। हर प्रहार के साथ बल और शोर बढ़ता गया, यहाँ तक कि पूरा ताबूत हिंसक रूप से हिलने लगा। प्रोफेसर, इस ताबूत में अभी भी बहुत सारे खतरे छिपे हैं, आप पास मत जाए। पास खड़े ली जुन का चेहरा तुरंत बदल गया और उन्होंने अरूप गुप्ता को पीछे खींचना शुरू कर दिया। जल्दी करो, योजना के अनुसार इसे गोल्ड सोने से सील करो, हम और दुर्घटनाएं नहीं होने दे सकते। अरूप गुप्ता खींचे जाने के बावजूद सोच रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि ताबूत में वापस जाना भूत के लिए कोई कैद नहीं थी, बल्कि एक छूट थी। पर्याप्त समय मिलने पर ताबूत पूरी तरह गायब हो सकता था और एक पूर्ण भूत में बदल सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जल्दी से इस ताबूत को पूरी गति से सील करो, हम किसी और अनहोनी की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन उनके बोलने से पहले ही ताबूत से दस्तक की आवाज़ें बंद हो गईं। उसी समय ताबूत को सील कर रहे कई भूत नियंत्रकों के चेहरे सख्त हो गए। उन्होंने देखा कि ताबूत का काला ढक्कन धीरे धीरे फिर से बिखरने लगा है और घना अंधेरा एक बार फिर आसपास छाने लगा है। ये संभव नहीं है ना? पास खड़े किसी व्यक्ति ने कांपते हुए बुदबुदाया। पीछे हटो। बिना किसी चेतावनी के उन सभी ने अपना काम छोड़ दिया और ताबूत से दूर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक दो भूत नियंत्रकों की गर्दनें अनियंत्रित रूप से अजीब तरह से पीछे की ओर मुड़ गईं। हड्डियों के टूटने की स्पष्ट आवाज़ आई और वे दोनों वहीं ढेर हो गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर के भीतर मौजूद भूतों ने भी उन्हें इस हमले से नहीं बचाया। वे साधारण मनुष्यों की तरह ही बेबस होकर मारे गए। ये देखकर बाकी लोगों की आंखों की पुतलियां बुरी तरह से सिकुड़ गईं। अध्याय 477 हार मान लेना। मर गए। दो भूत नियंत्रकों के शव भूतिया ताबूत गोस्ट कॉफिन के पास बेजान पड़े थे।
दोनों की मृत्यु एक ही अजीब स्थिति में हुई थी, गर्दनें अप्राकृतिक रूप से पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे उन्होंने खुद अपनी गर्दन तोड़ ली हो। इस दृश्य ने बाकी लोगों को तुरंत स्तब्ध कर दिया। ये कैसे हो सकता था? वे दोनों भले ही शीर्ष स्तर के न रहे हों, लेकिन प्रत्येक के पास दो दो भूत थे। सामान्य परिस्थितियों में गर्दन टूटना या यहाँ तक कि सिर कटना भी उनके लिए घातक नहीं होता था, क्योंकि उनके शरीर अब सामान्य मनुष्यों जैसे नहीं रह गए थे। मौत के सामान्य कारण उन पर लागू नहीं होते थे। फिर भी कुछ ही क्षण पहले, जैसे ही उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ और वे भागने के लिए मुड़े, किसी अलौकिक शक्ति ने उन्हें प्रभावित किया और सीधे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। उनके भीतर के भूतों ने उनकी कोई मदद नहीं की। इसके अलावा भूत के ताबूत के भीतर जाने के बाद हत्याओं का पैटर्न फिर से बदल गया था। पहले लक्ष्य अरूप गुप्ता जैसा कोई अकेला व्यक्ति था, लेकिन अब भूत नियंत्रक भी सीधे निशाने पर थे। एक अप्रत्याशित बदलाव। अरूप गुप्ता ने इन दोनों की मौत को देखकर स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। भूत के मारने का पैटर्न अपरिवर्तनीय नहीं था, रोहित ने यह पहले ही साबित कर दिया था। वे बस इस बात से चिंतित थे कि अनंत बार रीस्टार्ट होने के बाद भूत में कुछ विकृतियां आ सकती हैं, इसीलिए वे इसे जल्दी हल करना चाहते थे। अब ऐसा लग रहा था कि यह केवल रीस्टार्ट का मामला नहीं था, ताबूत में लौटने के बाद वह भयंकर भूत बदल गया था। अब इसे कैद करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमारी तैयारियों में एक कमी रह गई, उन्होंने हताशा के भाव के साथ कहा। यदि यह अभियान इतनी हड़बड़ी में न किया गया होता और ताबूत को तुरंत सील करने के लिए एक पर्याप्त बड़ा डिब्बा लाया गया होता, तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। उन्हें एक बेहतरीन मौका मिला था, जिससे एक पल के लिए सबको लगा कि घटना समाप्त हो गई है। लेकिन यदि और मगर का अब कोई मोल नहीं था। प्रोफेसर अरूप गुप्ता, अब हम क्या करें? मामला पेचीदा हो गया है। हमने एक झटके में दो भूत नियंत्रकों को खो दिया है और यह बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है, प्रीतम ने सीधे तौर पर पूछा। उन दोनों के भीतर के भूतों को दबा दिया गया था और उनमें पुनरुत्थान का कोई संकेत नहीं दिखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतनी जल्दी मर गए। रोहन ने सख्त चेहरे के साथ स्थिति का विश्लेषण किया। भूतिया ताबूत के पास मत जाओ। वह चीज़ मनहूस है और दिन ब दिन संदिग्ध होती जा रही है। मेरी सलाह है कि यहाँ अब और न रुका जाए। हमें पीछे हटना चाहिए। अगर हम फिर से उस तरह के भूतिया क्षेत्र गोस्ट डोमेन में फंस गए तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी और उस क्षेत्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? अनिकेत ने पूछा। क्या हम इसे लावारिस छोड़ देंगे? अगर हम भाग गए तो इस ताबूत को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। रोहन मुड़ा और बोला, योजना असफल रही, ये केवल एक अस्थायी पीछे हटना है। किसी अलौकिक घटना से हठपूर्वक उलझना मौत को दावत देना है। मैं सहमत हूँ। हमने इसे कैद करने की कई कोशिशें की और विफल रहे। हमने भूत को ताबूत में वापस भेजने की कोशिश की, जिसका असर तो हुआ पर वह क्षणिक था। जब तक हम जा सकते हैं हमें चले जाना चाहिए, किशन ने रोहन का समर्थन करते हुए कहा। प्रोफेसर, आपको क्या लगता है? ली जुन ने अरूप गुप्ता की राय पूछी। भूतिया ताबूत को छोड़ दो और यहाँ से निकलो, अरूप गुप्ता ने बिना सोचे कहा। दो भूत नियंत्रकों की मौत का मतलब था कि संतुलन बिगड़ चुका था। यहाँ और रुकने का मतलब था सामूहिक विनाश का जोखिम उठाना, जिसे कोई भी वहन नहीं कर सकता था। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, अचानक आसमान से भूतिया रस्सियां, गोस्ट रोप्स लटकने लगीं। जिस जगह वे खड़े थे वहां से खून रिसने लगा, बर्फीली हवाएं चलने लगीं। और सबसे भयानक बात यह थी कि जो ताबूत अभी खाली था, उसमें अचानक कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। सटीक रूप से कहें तो वह अंधेरे में छिपी एक धुंधली छाया थी। उस आकृति का केवल ऊपरी शरीर ताबूत के बाहर दिख रहा था और उसका चेहरा आगे की ओर था, जिससे केवल एक तरफ का हिस्सा प्रोफाइल दिखाई दे रहा था। लेकिन अब कोई भी ताबूत के अंदर की स्थिति को लेकर चिंतित नहीं था। वे अपने आसपास हो रहे अलौकिक बदलावों से डरे हुए थे। यह अब केवल एक घटना नहीं थी, ये कई डरावने बदलावों का मिश्रण था। ऐसा लग रहा था जैसे कई भूत एक साथ जाग रहे हों। भूतिया क्षेत्र का उपयोग करके भागो, अरूप गुप्ता ने निर्देश दिया। ली जुन ने तुरंत अपने भूतिया क्षेत्र को सक्रिय किया, लेकिन जैसे ही उसकी हरी रोशनी फैली, वह पल भर में बुझ गई, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती मसल दिया हो। ली जुन का चेहरा काला पड़ गया। उसने ताबूत की ओर देखा। क्या यह विफल रहा? ऐसा लगता है कि इसे दबा दिया गया है। भूत की शक्ति अभी भी मौजूद है, वह अभी भी अन्य भूतों को दबा सकता है, लेकिन इस बार ताबूत ये चुन रहा है कि किसे दबाना है। अरूप गुप्ता ने तुरंत भांप लिया। पैदल भागो, ताबूत से दूरी बनाओ। अब जब भूत ताबूत के अंदर है तो उसके प्रभाव की सीमा सीमित होनी चाहिए। भले ही हम उसे कैद नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी सबसे कष्टप्रद क्षमता अनंत रीस्टार्ट कम हो गई है। क्या आप गंभीर हैं? हमें यहाँ से दौड़कर बाहर निकलना होगा।
किसी ने सदमे में चिल्लाकर कहा। इस समय अलौकिक प्रभाव कम से कम 1 से 2 मील के दायरे में फैला हुआ था। भले ही यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पैदल भागने का मतलब था कई खतरों का सामना करना और अपनी जान बचाने के लिए रास्ता बनाना। और यह विचार किसी के लिए भी सुखद नहीं था।